क्या लिखा हुआ दिखता नहीं है? यहीं आ जाया करो। मैं भी तो आ ही रहा हूँ। ये तो नहीं, मैं नहीं आ रहा, तुम्हें बुला रहा हूँ। हाँ, कल एटम तो हो गया था अपने, है ना, थ्योरी थ्योरी वाइज। हाँ। हाँ, 10 को देते ना। देखो, अगर एटम के क्वेश्चंस वगैरह देखें अपने पास कि कैसे पूछेंगे, तो फॉर्मूला अगर देखें अपने पास, तो फिर हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े हैं? एक तो पढ़ा है एटम में रेडियस निकालने का फॉर्मूला, 0.53 और एन स्क्वायर बाय जेड। ये वैल्यू किसमें आती है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना? एक तो ये फॉर्मूला है अपने पास, 0.529 भी लिख सकते हैं। दूसरा अपन ने वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाय एन। और ये वैल्यू आएगी किसमें? मीटर पर सेकंड। फिर एक पढ़ा अपन ने एनर्जी का, ई एन। टोटल एनर्जी जो आती है वो आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में आती है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने ये 2 पॉइंट पढ़े थे कल, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के एन, वो मॉड ऑफ ई एन के क्या होता है? इक्वल। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो आती है यू एन, वो ट्वाइस ऑफ ई एन के क्या होगा? इक्वल। एक तो ये अपने पास हो गया। फिर एक तो चीजें ध्यान ही रखनी है, इसके अलावा एक बात मुझे ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो बहुत थर्ड पोस्टुलेट से अपन क्या लिख सकते हैं? एच न्यू किसके इक्वल होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। है ना? इनिशियल होता है हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। एक तो ये पॉइंट अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी ध्यान रख सकते हो, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर। ये डिडबर्ग फॉर्मूला जो था अपने पास। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है जो अपन को थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं। फिर एक कुछ पुराने लैंग्वेज से देखे थे, एक फॉर्मूला भी हमेशा काम आएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय क्या होता है? लैम्डा। है ना? ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पैटर्न में तो क्या है अपने पास, कि एक तो जैसे रेडियस वाले क्वेश्चन आएंगे अपने पास। तो रेडियस वाले क्वेश्चंस में तो क्या बोल देंगे अपने पास, कि जैसे फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम, कि भाई हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की क्या निकालो? रेडियस। तो क्या करना है अपन को? भाई हाइड्रोजन एटम दे रखा है और सेकेंड ऑर्बिट बोला है, तो ध्यान क्या रखेंगे अपने पास? भाई एन की वैल्यू तो हो गई 2 और जेड की वैल्यू क्या हो गई? बस वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। तो आ जाएगा 0.53 इंटू एन की वैल्यू है 2, तो उसका हो गया 4/1। मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कभी आपको ऐसा दे दें अपने पास कि फाइंड, ये है नहीं अपने पास, स्पेक्ट्रल सीरीज कोर्स में नहीं है। है ना? स्पेक्ट्रल है, रिडबर्ग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो है, स्पेक्ट्रल सीरीज कोर्स में नहीं है। लाइमन बामर केवल स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, ये भी नहीं है, ये पीछे वाला कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो है। वो तो अलग है। उसमें तो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने स्पेक्ट्रल सीरीज शो कर रखी है।
है ना। और कल जो अपने बनाया था वो सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम था, लाइंस नहीं बनाई थी। चलो ये देखो, फाइंड रेडियस ऑफ, हमसे बोला अपने पास लिथियम प्लस प्लस, ठीक है ना। जो लिथियम प्लस प्लस है अपने पास, उसकी रेडियस निकालो अपने पास, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस प्लस ऑफ थर्ड, ऐसे लिख दिया अपन ने, मान लो सेकेंड एक्साइटेड ऑर्बिट। अब देखो लिथियम दिया अपने पास, तो लिथियम के लिए Z कितना होता है 3, और ऑर्बिट क्या दे रखा है सेकेंड एक्साइटेड। और अपन क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ना, एक्साइटेड दे रखा है तो एक हमेशा क्या होता है ज्यादा, तो n की वैल्यू जितना एक्साइटेड स्टेट होती है उससे ज्यादा होगी, मतलब 3। तो कभी हाइड्रोजन की जगह ऐसा दे देंगे तो उस टाइम ध्यान से पढ़ना, एक्साइटेड स्टेट दे दें अगर अपन को तो ध्यान से पढ़ना कि एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 प्लस कर दो, है ना। अगर मैंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला n इक्वल टू 4, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला तो n इक्वल टू 6, इस तरह के बस वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस वाले पार्ट हो गया अपने पास, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी का भी आ सकता है, एनर्जी का भी आ सकता है, सिंपली एक तो ये वाले पार्ट हो गए अपने पास। फिर कल एक जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड state of H atom is minus 13.6 electron volt. Find first kinetic energy, second potential energy, और थर्ड बोला कि अगर अपन जीरो रेफरेंस को चेंज कर दें, किसको चेंज कर दें, कि इफ वी चेंज रेफरेंस पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो इन तीनों में से कौन सी एनर्जी बदलेगी, है ना। तो फिर क्या जाएगा, व्हाट हैपेंस विद काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो इनके साथ क्या होगा। तो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा भी अपन ने, तो इसमें क्या जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी गिवन थी -13.6, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा +13.6। फिर सेकंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ होती है टोटल एनर्जी, तो उसको डबल कर दो तो आ जाएगा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और थर्ड वाले में क्या बोला कि अगर जीरो पोटेंशियल को चेंज करोगे तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस क्वांटिटी नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस क्वांटिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी नॉट अ रेफरेंस क्वांटिटी सो it will remain same but but potential energy is changed because यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों ही बदलेगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, रेफरेंस, तो वो तो बदल जाएगी, एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अपने पास ये, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। जैसा भी मैंने 13.6 से कराया, हो सकता है वैल्यू बदल के दे दे अपन को, तो उस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो ये सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड, सेकेंड लिख रहा है लिथियम प्लस प्लस, ठीक है ना, मतलब लिथियम आयन जो है उसकी सेकेंड एक्साइटेड ऑर्बिट की रेडियस बताओ। अब लिथियम दे रखा है तो लिथियम का Z कितना होता है, ठीक है ना, लिख लिया Z की वैल्यू 3 है, और ऑर्बिट कौन सा दे रखा है
अब अपन गलती क्या करेंगे, इसमें सेकंड पढ़ लेंगे, पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना होगा, 1+3। कल लिखा था ना अपने, टेबल भी बना रखी है वहां, देखो जहाँ टेबल बना रखी थी वहां लिखा होगा, देखो पहला स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट, फिर सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। सेकंड ऑर्बिट के बाद थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं अपन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से 1+ होता है कौन, n, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये ध्यान है। तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया जो फॉर्मूला बेस है, इजीली आप ही जाएंगे अपने पास, है ना। तो थोड़े बहुत ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन हो सकते हैं अपने पास। अब लॉजिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि जैसे अपन को ऐसा लेवल डायग्राम दिया है कोई, हमसे बोला ये तो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन ए ट्रांजिशन, बी ट्रांजिशन, सी ट्रांजिशन और डी ट्रांजिशन, ऐसे ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछा, क्या अपने पास, पहला फॉर फॉर विच ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन इमिटेड radiation of wavelength 275 नैनोमीटर, पहला। सेकंड क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted during these transitions। ऐसा है, ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम दे दिया अपन को, और क्या बोला कि बताओ इन चारों में से कब ये वाली वेवलेंथ निकलेगी। तो कैसे करेंगे, वेवलेंथ दे रखा है, पूछा है किस ट्रांजिशन में, ए में ये वाली वेवलेंथ निकलेगी, बी वाले में निकलेगी, सी वाले में निकलेगी, डी वाले में निकलेगी। तो कैसे पता लगाएंगे, फिर कैसे करेंगे इसमें, कहाँ है एन, है एन तो दे ही नहीं रखा, एन कहाँ है, आपको एन थोड़ी दे रखा है, आपको क्या दे रखी है, ये सारी क्या चीजें, एनर्जी, एनर्जी दे रखी है, और हमसे पूछा है बताओ कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी, ठीक है ना। तो ये वाली वेवलेंथ पता नहीं है हमको 275, तो इसका मतलब वेवलेंथ मेरे को ये पता है कि कौन सी वेवलेंथ बाहर आएगी, मतलब कौन सा फोटोन बाहर आएगा, ये पता है अपन को। हाँ, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी किसके बराबर होता है, एच न्यू, और न्यू को क्या लिख देंगे अपन, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले वही एच न्यू निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो निकालेंगे, तरीका यही है अपने पास, कि अपन क्या निकालेंगे, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय, अभी मैं तुम्हें बताया थी लास्ट चैप्टर में भी, एच सी की वैल्यू लिखेंगे 1242 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड वेवलेंथ कितनी आ रही है, 1240, हाँ तो लेके एक प्रॉक्सी यही है कि 1240 1242 है, आएगा लगभग वही आंसर ही। कितना आ रहा है बरो, तो जल्दी बताओ रे।
कितना आया? कीर्ति कितना आया? अरे अरे थोड़ा एक है। हाँ, तो कितना आएगा? 4 पॉइंट। देखो कंपटीशन दोगे तो चेक करने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। जैसे सुनो, जैसे ये है लगभग कितना, 300, है ना? वहां ऐसे ही कैलकुलेशन, आप वहां ऐसे करने लगे तो फिर तो हो गया बंटाधार। तो यह लिख रहा है 275 लगभग 300, है ना? और यहाँ लिख रहा है, आगे क्या लिख रहा है? 12, तो मतलब 4 समथिंग आएगा। पता लग रहा है ना अपने पास? तो 4 समथिंग वाला गैप, इसका मतलब है ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इसका मतलब दो का गैप अगर 4.5 आ रहा होगा, उसी में कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी? 275। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है जिसमें एनर्जी गैप 4.5 आ रहा है? सी वाला। कौन सा वाला? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? कौन सा ट्रांजिशन होगा हमारे पास? ट्रांजिशन सी। ये हमारा पहले वाले का आंसर हुआ, है ना? तो ट्रांजिशन सी पॉसिबल है। कभी कभार मैंने क्वेश्चन बच्चों को दिया तो बच्चों ने क्या करा, सारे ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाली और फिर चेक करा कि किस में आ रहा है। तो बहुत लंबा हो गया। तो आपको उल्टा करना है। हमें पता है कि भाई कौन सी रेडिएशन बाहर आ रही है, पता लग गया भाई कौन सी रेडिएशन बाहर आ रही है, तो उसका मतलब उस रेडिएशन की एनर्जी दोनों एनर्जी गैप के क्या होनी चाहिए? इक्वल। वही रेडिएशन क्या होगी? इमिट। तो हमने निकाला 275 अगर रेडिएशन का वेवलेंथ है तो उससे एनर्जी निकाली, कितनी आई? अप्रोक्सीमेटली 4.5। इसका मतलब कि वो ट्रांजिशन जिसका एनर्जी गैप 4.5 आ रहा होगा अप्रोक्स, वही कौन होगा हमारा आंसर। तो कौन सा ट्रांजिशन हो गया? सी। चलो, अगले वाले पार्ट में क्या पूछा? मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम कैसे बताएंगे? हाँ, तब लैम्डा मैक्सिमम होगा। एनर्जी गैप मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम, है ना? तो शॉर्ट में ध्यान भी रख लेना ऐसे ही कि अगर एनर्जी गैप मिनिमम तो लैम्डा क्या मिलेगा अपन को? मैक्सिमम। तो मिनिमम कौन सा वाला है? ए वाले ट्रांजिशन। तो ए वाले ट्रांजिशन मैक्सिमम। मिनिमम गैप तो ये है ना बेटा, 0 से 2। तो मिनिमम गैप वाले की वेवलेंथ क्या आएगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी ए ट्रांजिशन में और मिनिमम मिलेगी डी ट्रांजिशन, है ना? तो निकाल लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो क्या मिलेगा अपन को? मैक्स। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? तो निकालेंगे कैसे? तो फॉर्मूला लगा देंगे। लैम्डा मैक्स निकालना है अगर अपन को, तो क्या लिखेंगे भाई? ई मतलब एच सी बाय लैम्डा मैक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ई इनिशियल माइनस, तो एच सी बाय लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा? ई इनिशियल मतलब 0। अच्छा, ये सब वैल्यू माइनस में होंगी फिर, तो करने के लिए तो माइनस लिख लेना, यहाँ मैं लिखना भूल, -(-2). तो ये आ जाएगा कितना? तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 1242 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर आ गया? लैम्डा मैक्स 621 नैनोमीटर। ऐसे ही लैम्डा मिनिमम, इसके लिए आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब 0 - -10। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1242/10। तो 124.2 या 124 लगभग, है ना, नैनोमीटर। तो ये वाले, इस टाइप वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, है ना? ऐसा पूछा जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है ना? तो आप ये वाला पार्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है?
लिख लिया ये सब? ठीक है, अब न्यूक्लियर स्टार कर लेते हैं थोड़ा ना। नेक्स्ट है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अपने, है ना, छोटा ही ये भी अपने पास। और इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी थोड़ा कम ही है, ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें भी, है ना। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले अपने एटम की स्टडी करी थोड़ी बहुत, अब इसमें किसमें करनी है अपन को? न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस में अगर अपन पहले इसका बेसिक बेसिक पार्ट देखें कि जो न्यूक्लियस है अपने पास उसमें क्या होता है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी के थ्रू उसने क्या करा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, है ना। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है कि एटम का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम कैन बी कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। वहीं पे सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहता है अपने पास। अब न्यूक्लियस जो है अपने पास, उसके लिए दो तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कैसा है अपना, न्यूट्रल। प्रोटॉन जो होता है अपने पास वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है लगभग 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देखें तो दोनों के मास अप्रोक्सीमेटली तो क्या है, सेम ही है ना, लगभग लगभग तो सेम ही दिख रहे हैं अपने पास, पर एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या अपने पास नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रो प्रोटॉन जो है अपने पास, ये प्रोटॉन, इस पे तो चार्ज जो होता है अपने पास ई से शो करते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम, उसमें तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है उसमें। अब ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है देख रहे हैं अपने पास, इनके अकॉर्डिंग ही फिर इनको सिंबलाइज फॉर्म में लिखते हैं कि आप किसी भी न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपको रिप्रेजेंट करना है न्यूक्लियस को सिंबल फॉर्म में, तो कैसे करोगे? तो क्या लिखते हैं अपने पास, जो एलिमेंट होगा पहले उसका सिंबल लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, कार्बन का C, और यहाँ पे होता है हमेशा Z, और यहाँ पे क्या लिखते हैं A, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं ZX, और A को यहाँ लिख सकते हैं। तो वो बुक वाइज रहता है, कभी किसी बुक में कैसा लिखा रहेगा, कभी कैसा रहेगा, वो सिंबल है बस। जो नीचे लिखा रहता है Z, ये तो होता है अपने पास एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। और ए होता है मास नंबर, और ये जो मास नंबर है अपने पास, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होगा, इक्वल। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने किससे शो कर दिया, एन के इक्वल, है ना। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एन प्लस जेड या जेड प्लस एन, एक। अब होता क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है दोनों न्यूक्लियस के अंदर है ना, दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन। जैसे गर्ल्स बॉयज अलग अलग हो गए,
पर कंबाइंड फॉर्म में मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने पास न्यूट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, पर दोनों रहते तो कहाँ है, न्यूक्लियस में, इसलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। इस तरह से ये हो गया। अब ए जो आ रहा है Z प्लस एन, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ए है अपना, उसको अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे मान लो हमने कहा कि मान लो मैंने आयरन लिया Fe 26 और यहां लिखा 56, तो मैं क्या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आ गया है कि वही जो नीचे लिखा रहता है उसको Z बोलते हैं, वही Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है 26। मैंने कहा इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 56। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो मास नंबर आ रहा है, तो कितना आ गया 56। मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 56 माइनस 26, इसमें से इसको माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास 30। ये बात बता दें कितने न्यूक्लियॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये पता होना चाहिए, मास नंबर क्या है जो देखते ही पता लग जाना चाहिए मतलब, तो ये अपन को याद रखना है। अब गड़बड़ क्या है अपने पास कि हमने तो ऐसा देख रहे हैं भाई इनका मास इसका है, इसका मास ऐसा है अपने पास, पर ये जो मासेस है अपने पास, ये क्या तराजू में तोल के थोड़ी निकाले होंगे इन्होंने, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं निकलते होंगे इनके मासेस। तो इनके मास जो है अपने पास वो क्या है, एक्चुअल में किलोग्राम में फाइंड नहीं करते। इनके मासेस जो होते हैं अपने पास छोटे छोटे पार्टिकल्स के, एटम के, उनके लिए फिर एक अलग से डिफाइन करा गया यूनिट, उसको बोलते हैं AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास यूनिट जो है बेसिकली कि एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही इनके मासेस हम फाइंड करते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मास डिफाइन करता है अपने पास, वो किसमें करता है, AMU। तो आपको ये देखना भाई अब ये AMU क्या है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या चीज है भाई, शॉर्ट में अपन इसको क्या बोल रहे हैं, AMU, या U भी लिख देते हैं डायरेक्ट सिंबल फॉर्म, AMU पूरा लिखो या डायरेक्ट क्या लिख दो, U। तो होता क्या है 1 AMU, तो 1 AMU होता है हमारे पास मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, 12, कि कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 टाइम्स जो होगा वही 1 AMU के क्या होता है, इक्वल, है ना, कि 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। अब सर C612 का मास कितना है, कैसे निकालें, तो देखो हमेशा क्या होता है, कोई सा भी एटम ऐसे देखते हैं ना सिंबल फॉर्म में, ध्यान से देखना अपने को, कि जो ऊपर लिखा रहता है वो होता है मास नंबर, है ना। तो मास नंबर जो होता है हमेशा उसमें मतलब m0 ग्राम ऑफ मास, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स हो जाएंगे अपने पास Na, तो उस Na को अपन अब Na न्यूक्लियस बोल देंगे, है ना। जैसे पहले एटम में करते थे ना, वैसे पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल में करते थे, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में करा है तुमने, वैसे अब किस में करेंगे, न्यूक्लियस, कि भाई m0 ग्राम अगर अपन ले, m0 का मतलब ये वेट, तो अपने लिए मास नंबर हो गया फिर, पहले एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट ऐसा लेते थे केमिस्ट्री में, पर अब किसका लेना है अपने पास, न्यूक्लियस का मास। तो ये हो गया अपने पास 12 ग्राम लिख रहा है, इसका मतलब m0 ग्राम हो गया। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो कितना लिखा होता, 16, तो इसका मतलब 16 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई होंगे, Na। जैसे यहाँ क्या लिख रखा है 56, तो 56 ग्राम आयरन लूंगा अगर, उसके में कितने न्यूक्लियाई होंगे, Na, इसका मीनिंग ये। तो इसका मतलब क्या है, अपन को लिखेंगे कि 12 ग्राम ऑफ C612 हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई हैं इसके पास, 6.023 इंटू 10⁻20, कि इतने ग्राम अगर कार्बन लूंगा उसमें इतने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। हमें तो एक एटम का मास पूछा है, तो एक एटम का मास का मतलब इतने न्यूक्लियाई का मास कितना है,
12 ग्राम। तो 1 का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। तो ये 12 को डिवाइड कर देंगे किससे? 6.023 10 टू द पावर 20। पर याद ना, ये वैल्यू किस में आ रही है अभी? ग्राम। और किलोग्राम में बदलना है, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 6.023 10 टू द पावर। अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी? किलोग्राम। ये तो आई क्या? ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ दिस, मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 6.023 10 टू द पावर 23। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अपने पास 1.66 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो लगभग इनके जैसी आ रही है। वो आता है 1.67, यहाँ आ रहा है लगभग 1.66 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। है ना? बहुत काम का रिजल्ट है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब 1 AMU में कितनी मास की वैल्यू आती है? 1.66 10 टू द पावर -27। ये तो हुआ 1 AMU। अब एक छोटा सा पार्ट करेंगे अपन, क्वेश्चन के टर्म्स में कर लेते हैं इसे। ऐसे लिख रहे हैं, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास। ये क्वेश्चन है अपना, है ना, कि भाई एनर्जी निकालो किसका यूज करके? 1 AMU मास। तो मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? किसने समझाया था? मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? इज इक्वल टू mc²। कैसे आ जाएगा आपके पास कि एनर्जी और मास का रिलेशन होता है भाई? E इज इक्वल टू mc²। तो E कितना आ जाएगा? M तो है 1 AMU, और 1 AMU में कितना होता है? 1.66 10 टू द पावर -27। और C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। है ना? पर ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये आएगी जूल में। किसमें आएगी? पर अपन को ये एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें फाइंड करनी है एनर्जी अपन को। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालोगे एनर्जी? तो देखो, E की वैल्यू 1.66 10 टू द पावर -27, ये हो गया मान लो 9 इंटू 10 टू द पावर 16। अब पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, तो 1.6 10 टू द पावर -19 से क्या कर दिया? डिवाइड। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अपने पास, है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। पर अब तो जूल को बदलना है ना, तो डिवाइड में ले जाएंगे 1.6 10 टू द पावर -19। पर ये तो बदला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा और लाना है। मेगा लाना है मतलब क्या करेंगे फिर? 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप 1 AMU मास को कहीं पर बर्न कर दो, मतलब खत्म कर दो, तो खत्म करने के बाद उसमें से कितनी एनर्जी बाहर आएगी? 931.5। अगर मैंने 5 AMU मास बर्न कर दिया तो कितनी एनर्जी आएगी? बस 931.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो क्या करना है, पूरे चैप्टर में हमें मासेस AMU में गिवन होंगे। किसमें गिवन होंगे? जैसे मैंने कह दिया कि आयरन का मास जो है वो आ रहा है 56.4275, ऐसे देंगे, ऐसे बड़ा सा, है ना। उसमें एनर्जी बताओ, तो एनर्जी निकालना होगा तो क्या करेंगे? 56 पॉइंट जो भी आ रहा है आपके पास रिजल्ट, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931.5।
ऊपर 6 से करा ना, तभी तो मेगा लिख दिया। उस 6 तो ऊपर नीचे ही तो करा। ऊपर वाले को तो मैंने क्या लिख दिया, मेगा। नीचे वाले को क्या लिख दिया, 10⁶। ये समझे कि ऊपर वाले को तो मेगा लिख दिया, ऊपर 10⁶ से करा तो नीचे भी कर दिया, तो नीचे वाला 6 तो 6 ही रहा, ऊपर वाले 10⁶ को हमने क्या बोल दिया, मेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एनर्जी वाला पार्ट। तो ध्यान रखना है अपने ऊपर, पूरे चैप्टर में काम आएगा।